हेलो दोस्तों। तो चले एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अस्थमा। तो चले देखते हैं अस्थमा क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पे देखते हैं अस्थमा इज़ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। मतलब अस्थमा क्या है, वो एक ऐसा डिजीज़ है जो कि हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं द काउजेज इन्फ्लामेशन ऑफ एयर वे मेक ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी। अब अस्थमा में क्या होता है कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन के कारण। नेक्स्ट है अस्थमा इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल क्रॉनिक लंग्स डिजीज़। अस्थमा क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल, मतलब कि वो बातचीत या फैलने वाला बीमारी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, डायग्राम में आप जैसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन में हम देखते हैं अस्थमा इज द कंडीशन इन विच योर लंग्स नैरो एंड स्वेलिंग एंड मे प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस। अब अस्थमा में क्या होता है कि एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा एयर वे, जो हमारा ट्रैकिया से लैरिंग्स, फेरिंग्स, फिर आता है हमारा ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स। तो क्या हो जाता है कि हमारे जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसमें क्या हो जाता है, वो वहाँ पे नैरोइंग हो जाता है, उसका पार्ट क्या हो जाता है, नैरोइंग हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है एयर वे में पास होने में डिफ़िकल्टी होता है। और वो नैरो क्यों होता है, एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूसन के कारण होता है या इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, एयर वे में डिफ़िकल्टी करवाता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे दिस कैन मेक ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी एंड ट्रिगर कफिंग वीजिंग साउंड। ये क्या ट्रिगर करवाता है, ये क्या अस्थमा की वजह से हमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है, देखते हैं हम। कफिंग होता है अधिक, फिर क्या होता है विस्लिंग साउंड, मतलब कि जब हम लोग बोलते हैं या सांस लेते हैं तो घरघराहट की आवाज़ आती है। व्हेन योर ब्रेथ आउट एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और इसमें क्या होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में भी दिक्कत होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या है, लंग्स कंडीशन विथ और विदाउट अस्थमा। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि एक तरफ हमारा नॉर्मल लंग्स है जो कि क्या है, खुला है, वहाँ से एयरवे अच्छी तरीके से पास हो रहा है। जैसे हम लोग देख सकते हैं लंग्स विदाउट अस्थमा, जिसमें क्या है, मसल्स रिलैक्स्ड है, नॉर्मल एयरवे है और नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस है। मतलब कि वहाँ पे किसी प्रकार का एक्स्ट्रा म्यूकस नहीं है, एयरवे भी नॉर्मल है और मसल्स क्या है, वो रिलैक्स्ड है। अब हम लोग एक दूसरी तरफ देखते हैं लंग्स विथ अस्थमा। हम लोग देख सकते हैं पिक्चर में कि हमारा जो ब्रोंक्यूल्स है कि वो किस तरीके से सिकुड़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, मसल्स टाइटेन देख सकते हैं कि क्या क्या होता है कि जब वो सिकुड़ता है मसल्स वहाँ पे म्यूकस जब भर जा रहा है उस एरिया में, तो क्या होता है वहाँ पे हमारा मसल्स जो होता है वो टाइट हो जाता है। एयरवे स्वेल, ठीक है, एयरवे स्वेल जो होता है मतलब कि वहाँ पे फूल जाता है, एयरवे क्या होता है, फूला हुआ नज़र आता है, ठीक है। म्यूकस क्लॉन्ग द एयरवे, और म्यूकस क्या करवाता है, एयरवे का रुकावट करवाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लंग्स हैव डिफ़िकल्टी मूविंग एयर इज़ नॉट आउट, ठीक है। लंग्स में क्या हो जाता है, जो एयर होता है ना वो ठीक से जा पाता है ना ठीक से बाहर आ पाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं अस्थमा का काउजेस एंड रिस्क फैक्टर, मतलब कि क्या क्या कारण हो सकता है अस्थमा होने का, या फिर क्या क्या कारण की वजह से अस्थमा हो सकता है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं जेनेटिक फैक्टर। अगर किसी भी व्यक्ति में अस्थमा दिखता है तो वो हो सकता है मे बी जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है कि पहले उनके परिवार में या फिर पहले उसके घर में किसी को रहा होगा, तो वो उस पर्सन को भी अस्थमा होने का चांसेस है, ठीक है। स्मोकिंग से भी हम जानते हैं कि अस्थमा हो सकता है। पॉल्यूशन पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन में जिसमें शामिल है कि हाँ एयर पॉल्यूशन में अस्थमा अधिक हो सकता है। इन्वामेंटल फैक्टर में जैसे कि डस्ट वगैरह हो गया, या फिर इन्वामेंटल फैक्टर में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपको अचानक से ठंड पड़ना, अचानक से गर्मी पड़ना, या फिर किसी किसी को कोई वेदर सूट नहीं करता है तो वो भी इन्वामेंटल फैक्टर में ही आता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डस्ट। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं पेट, मतलब एनिमल्स के जो फर होते हैं, वेदर्स होते हैं, उसके वजह से भी हम लोग को अस्थमा काउजेज हो सकता है। बैक्टीरिया वायरस में आप जान ही रहे हैं, जैसे कि कोल्ड होता है, जैसे कोल्ड
कफ हो गया, तो ये सब क्या हो गया, अस्थमा को कॉजेज कर सकता है। फैटी फूड मतलब कि अगर पेशेंट बहुत ओबेसिटी है उसका, तो क्या हो सकता है फैटी फूड में कि हाँ उसका जो लंग्स वगैरह हो गया या फिर एयरवे जो हो गया वहाँ पे क्या होगा, फैट एक्यूमुलेशन होने लगेगा, जिसके वजह से यहाँ पे बोल रहा है फैटी फूड। और यहाँ पे लास्टली है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में हम लोग ये देख रहे हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी भी सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा है, या फिर वो किसी ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहाँ पर से दिन रात धुआं निकल रहा है, कोल खदान हो गया वहाँ काम कर रहा है, तो क्या हो गया, ये ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर से रिलेटेड होता है कि पेशेंट या फिर कोई भी व्यक्ति अगर उसके संपर्क में आता है तो वो रिस्क में है या फिर उसको कॉजेज है किसका, अस्थमा का। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंट कफ, मतलब कि अगर किसी पेशेंट को अस्थमा हो रखा है तो उसको क्या होगा, कफ आएगा बार बार, उसको बीच बीच में कभी कभी वो बोलते हुए या फिर किसी वजह से उसको कफ आते रहेगा, ठीक है। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड मतलब यहाँ पे हो गया साइन एंड सिम्टम्स में कि उसको ठंडा भी लगेगा, ठीक है। कॉमन कोल्ड मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे नॉर्मल खांसी बुखार होता है वैसे होता है, ठीक है। फीवर हो गया या फिर उसको एलर्जी हो गया, फिर चेस्ट टाइटनेस भी उसे लगेगा कि हाँ वहाँ म्यूकस पूरा फिल है या फिर पूरा भरा हुआ है म्यूकस, तो क्या होता है कि उनको लगता है कि हमारा जो चेस्ट है वो थोड़ा भारी भारी है। फिर विजिंग मतलब कि जब भी वो सांस लेगा तो उसको घड़घड़ाहट की आवाज़ आएगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब ब्रेथ में आपको कि वो क्या हो जाएगा, सांस जो लेगा वो ठीक से नहीं ले पाएगा, तो यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी देख सकते हैं हम लोग। फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट, मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है रेस्पिरेटरी अरेस्ट में कि जब अगर प्रॉपर वे में हमारे बॉडी को, हमारे ब्लड को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, तब क्या हो सकता है कि रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी आ सकता है। मतलब कि प्रॉपर अगर पेशेंट का एयरवे नहीं रहा तो उसको क्या हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है और वो रेस्पिरेटरी अरेस्ट करवा सकता है, ठीक है। एक्सट्रीम एंजाइटी, अब अगर किसी पेशेंट को सांस नहीं आएगा तो उसे तो एंजाइटी एक बकाहट लगेगा ही, ठीक है। मेंटल कन्फ्यूज़न, अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है उसे पता नहीं है और उसे एंजाइटी हो रहा है, फीवर आ रहा है, कफिंग हो रहा है और भी बहुत कुछ हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रहा है, तो क्या होता है कि पेशेंट मेंटली क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मेंटली कन्फ्यूज़न भी होता है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देख रहे हैं सीवियर सिम्टम्स। सीवियर सिम्टम्स में जो ऐसा कि हाँ पेशेंट को शो करे कि इसको मे बी कि अस्थमा हो सकता है, तो उसमें क्या हो सकता है, ब्लू लिप, मतलब जब अगर हम अस्थमा वाले पेशेंट को देखेंगे तो उनका लिप क्या होगा, उनका लिप ब्लू हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, उनको क्या होगा, बोलने में भी डिफ़िकल्टी होगा क्योंकि म्यूकस उनके पूरे एयर वे में जमा हुआ है, तो क्या होगा, उनको जो क्लियर बोलना होगा वो क्लियर नहीं बोल पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग भी है, ठीक है। डिस्ट्रेस फ्रॉम ट्राइंग टू ब्रीथ, अब क्या करेगा कि पेशेंट कोशिश करेगा कि जितना जितना अमाउंट उसको ऑक्सीजन चाहिए या फिर जितना वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाले वो जितना होना चाहिए वो उतना नहीं होगा, तो वो ऑफकोर्स डिस्ट्रेस ब्रीदिंग होगा उसका, मतलब जितना ऑक्सीजन उसको चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, तो पेशेंट ज़बरदस्ती सांस लेने को इनहेल करना चाहेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रेस फ्रॉम ट्राइंग टू ब्रीथिंग, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देख रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी हम लोग के मेडिकल सर्जिकल में इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ट्रिगर फैक्टर। ट्रिगर फैक्टर मतलब कि मान लीजिए स्मोकिंग के वजह से या फिर ऑक्यूपेशनल जिसके बारे में अभी हम लोग बात किए, या फिर एनिमल के वजह से या वेदर, किसी वजह से किसी को भी यहाँ पे ट्रिगर फैक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा इससे, ट्रिगर फैक्टर मतलब मान लीजिए कि किसी पेशेंट को ऑक्यूपेशनल है, ठीक है, वो मान लीजिए लंबे टाइम से स्मोकिंग कर रहा है, तो नेक्स्ट फिर उसमें क्या करेंगे, एयरवे इन्फ्लामेशन। आप जानते हैं कि स्मोकिंग कितना ख़राब चीज़ है, वो क्या करता है, एयरवे को इन्फ्लेम कर देगा, मतलब कि वहाँ पे उसको जो सेल टिश्यू होता है उसको क्या करेगा, उसको ख़राब करने लगेगा, इन्फ्लामेशन होने लगेगा वहाँ पे, ठीक है। हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, और जब अगर अस्थमा हुआ है पेशेंट को तो उसका म्यूकस भी क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन होने लगेगा, ठीक है। एयरवे मसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन, एयरवे का जो मसल्स होता है वो क्या करेगा, सिकुड़ने लगेगा, ठीक है। स्वेलिंग, ब्रोंकियल
मेम्ब्रेन्स हम बताए थे अभी थोड़ा देर पहले कि ब्रोंक्यूल मतलब जहाँ पे हमारा ब्रोंक्यूल्स होता है वहाँ पे क्या होता है कि म्यूकस बहुत अधिक सिक्रेशन होने लगता है। ठीक है, तो क्या होगा जब ज़्यादा वहाँ पे म्यूकस सिक्रेशन होने लगेगा तो स्वेलिंग, मतलब कि वहाँ पे आपको लगेगा कि वो फूला फूला है हमारा ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, या फिर इन्फ्लामेशन भी हो रहा है तो ऑफकोर्स वहाँ पे सूजा हुआ जैसा हमारा ब्रोंक्यूल्स लगेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं नैरो ब्रीदिंग पैसेज। अब क्या होगा अगर वहाँ पे पेशेंट के ब्रोंकिल्स में क्या हो गया, अगर वहाँ पे स्वेलिंग है या फिर म्यूकस ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो क्या होगा, जो सांस लेने का जो रास्ता होता है या फिर सांस छोड़ने का जो रास्ता होता है वो क्या होता है, वहाँ पे नैरोइंग हो जाता है, मतलब पतला हो जाता है। ठीक है ना, जैसे अगर एक पाइप में क्या होता है कि किसी भी तरह का रुकावट आ जाता है तो क्या होता है कि रास्ता जो होता है वो पतला हो जाता है, पानी का प्रेशर कम हो जाता है। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे कि अगर हमारे ब्रोंकिल्स में या ब्रोंकिल्स ट्रैकिया या फिर फेरिंग्स लाइन कहीं भी अगर म्यूकस ज़्यादा सिक्रीशन हो गया या फिर स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन हो गया तो क्या हो जाता है, वो जो पाथवे होता है या फिर वो जो वे होता है वो नैरो हो जाता है। ठीक है, फिर लास्टली ये क्या करता है, वीजिंग करता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग करता है, टाइटनेस इन चेस्ट करता है। तो ये हमारा पैथोफिजियोलॉजी हुआ। अब नेक्स्ट देख रहे हैं ड्यूरिंग अस्थमा अटैक 3 मेजर थिंग्स कैन हैपन। मतलब अस्थमा अटैक जो होता है वो 3 मेजर कारण की वजह से होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 3 मेजर कारण कौन कौन सा है। पहला है ब्रोंकियोस्पाज्म। मतलब ब्रोंकोस्पाज्म में मतलब क्या होता है, द मसल्स अराउंड द एयरवे कॉन्स्ट्रिक्शन, इट मेक योर एयरवे नैरो, एयर कैन नॉट फ्लो फ्रीली थ्रू कॉन्स्ट्रिक्टेड एयरवे। मतलब ब्रोंकोस्पाज्म मतलब क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स का क्या होता है, सिकुड़ जाना। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स का हमारा सिकुड़ जाना क्या होता है, ब्रोंकोस्पाज्म हुआ। ठीक है, इसमें हम लोग क्या होता है, एयरवे नैरो हो जाता है, जिससे क्या है जितने अमाउंट में एयर को पास होना चाहिए वो उतने अमाउंट में ना हो करके थोड़ा कम अमाउंट में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकोस्पाज्म। ठीक है, इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन भी इसमें सबसे बड़ा रीजन है कि क्या होता है कि जो एयरवे होता है वो क्या होता है, स्वॉलन हो जाता है। मतलब कि वहाँ जहाँ पे एयरवे पैसेज है वो क्या हो जाता है, वो सूज जाता है, फूल जाता है। क्यों, अगर बहुत ज़्यादा अगर वहाँ पे जैसे इन्फ्लामेशन हुआ तो वहाँ पे सूज जाता है मसल्स। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे लास्टली म्यूकस प्रोडक्शन। अगर पेशेंट में बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होता है तो वो क्या करता है, वो हमारे एयरवे को क्लॉग्स करता है। ठीक है, इसके वजह से भी हम लोग को अस्थमा अटैक देखने को मिलता है। तो ये 3 सबसे मेन रीजन होता है या फिर मेजर कह सकते हैं कि अस्थमा, इसके वजह से अस्थमा अटैक आ सकता है किसी भी पेशेंट को। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे नो योर अस्थमा जोन। ठीक है, अब हम लोग जो अस्थमा पेशेंट है उसको हम लोग 3 जोन में रखते हैं। पहला हम लोग रखते हैं ब्रीदिंग इज़ गुड। मतलब पहला वो पेशेंट है जिसको नो कफिंग, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस और शॉर्टनेस ब्रीदिंग ड्यूरिंग डे और नाइट, नो वर्क, प्ले एंड स्लिप। ठीक है, मतलब कि उसको किसी चीज़ का भी दिक्कत नहीं हो रहा। ठीक है, पर क्या है वो, टेक लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिकेशन डेली टू प्रिस्क्राइब। मतलब मान लीजिए कि कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको हल्का फुल्का सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, वैसा कुछ खास उसमें दिक्कत नहीं दिख रहा है तो उसको क्या करते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास नॉर्मली ले जाते हैं, डॉक्टर कुछ मेडिसिन लिख देते हैं और फिर उसके बाद वो नॉर्मली लेते हैं तो वो ठीक रहता है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं ब्रीदिंग इज गेटिंग वर्स। मतलब कि अब जो है, पहला तो हम लोग देख रहे हैं गुड, अब दूसरा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं येलो, जिसको हम लोग येलो, पहला हम लोग ग्रीन में उसको कैटेगराइज किए, दूसरे को हम लोग येलो में और तीसरा को रेड में। तो दूसरा में हम लोग देख रहे हैं कि पहला गुड है, चल फिर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरे में वो डिफ़िकल्टी, मतलब सीरियस कंडीशन की तरफ जा रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या है कि पेशेंट को, जैसे कि मान लीजिए कि उनको अस्थमा हुआ है। ठीक है, अस्थमा हुआ है, उनको क्या कर रहा है, उनको दिक्कत हो रहा है, कफिंग हो रहा है, स्विजनिंग हो रहा है, चेस्ट टाइटनेस हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग डे और नाइट। ठीक है, मतलब कि जब भी वो सो रहे हैं तब उनको क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, उनको म्यूकस बार बार सिक्रीशन हो रहा है, सांस लेने में भी, सोने पर उनको दिक्कत हो रहा है। ठीक है,
और ये कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या खेलते खेलते कूदते हैं तभी उनको दिक्कत हो रहा है, मतलब कि ये अस्थमा की तरफ जा रहा है, ठीक है, सीवियर अस्थमा की तरफ जा रहा है। इसमें हम लोग को क्या करना रहता है, इसमें हम लोग को पेशेंट को बोलना होता है कि वो डॉक्टर से हमेशा कंसल्टेंट में रहे। फिर उसके बाद उनको मेडिकेशन चलता है बहुत लंबे टाइम के लिए, ठीक है, मतलब सीरियस मेडिसिन, मतलब जैसे फर्स्ट में हम लोग देखें तो थोड़ा बहुत मेडिसिन लेने से ठीक हो जाएगा, पर सेकेंड में क्या है कि थोड़ा बहुत से नहीं होगा, उसको खुद के ऊपर केयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं उसको हम लोग कहाँ डाल रहे हैं, येलो में डाल रहे हैं। अब थर्ड हम लोग देख रहे हैं ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्टी। थर्ड में हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को बहुत अधिक डिफ़िकल्टी होने लगता है, ठीक है, उसको टाइम टाइम पे बार बार कफिंग हो रहा है, चेस्ट में सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है, वो ठीक से कहीं कुछ खेल भी नहीं पा रहा है या फिर कुछ एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम लोग डालते हैं थर्ड में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को कुछ टेस्ट करवाते हैं, कुछ इवैल्यूएशन करवाते हैं डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल सब में, जिससे ये पता कर सके कि हाँ पेशेंट को अस्थमा हुआ है और किस सिवियरिटी तक हुआ है। तो उसमें हम लोग फर्स्ट देखते हैं मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन। मतलब कि अगर कोई पेशेंट सांस लेने में दिक्कत का बात लेकर के हॉस्पिटल आता है तो हम लोग सबसे पहले उससे ये पूछते हैं कि आपको कब कब सांस लेने में दिक्कत होता है, क्या दिक्कत है, कब से आ रहा है, तो हम लोग उसका मेडिकल हिस्ट्री लेने का कोशिश करते हैं। फिर पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन भी हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पेशेंट को एक स्पायरोमीटर होता है जो हम लोग देते हैं, और उसमें हम लोग देखते हैं कि हाँ पेशेंट कितना सांस लेने में कैपेबल है, मतलब कि पेशेंट के लंग्स तक या एल्वोलाई से ब्लड में कितना आपका ऑक्सीजन जा रहा है या फिर कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, वो सब हम लोग स्पायरोमीटर से चेक कर सकते हैं। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो, इससे भी हम लोग वही करते हैं, देखते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर से भी हम लोग पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। चेस्ट एक्सरे करते हैं, क्योंकि अगर चेस्ट में अगर म्यूकस है तो वो हमको चेस्ट एक्सरे के थ्रू दिख सकता है। फिर सीबीसी भी हम लोग करवाते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि किसी जैसे कि कभी कभी बहुत ज़्यादा कफ उफ जमा रहता है तो वो हम लोग सीबीसी वाला ब्लड टेस्ट करवाएं, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग को दिख जाता है कि कोई इन्फेक्शन वगैरह की वजह से कफिंग ज़्यादा डिस्चार्ज है या नहीं है, ठीक है। फिर एलर्जिक ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, किसी चीज़ से एलर्जी तो उनको नहीं हुआ है, किसी चीज़ के खाने से या फिर किसी एनिमल के फेदर से या फिर फ्लावर से, कुछ भी चीज़ से हम लोग उसको टेस्ट करते हैं एलर्जी ब्लड टेस्ट के लिए, ठीक है। फिर इसमें हम लोग स्पुटम कल्चर हम लोग ये देखते हैं कि हाँ देखते हैं कि कफ किसी अचानक से हुआ है या फिर ये कफ धीरे धीरे लंबे टाइम से है कफ, तो ये सब हम लोग स्पुटम कल्चर में उनका टेस्ट करते हैं, मतलब कि हम लोग कफिंग का कल्चर करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट में हम लोग देखते हैं ब्रोंकोडाइलेटर में हम लोग देते हैं सॉल्बुटामोल, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेरॉइड देते हैं, न्यूबुलाइज़र देते हैं। जो हॉस्पिटल में कभी कभी पेशेंट आते हैं उन्हें अस्थमा रहता है, सीवियर अस्थमा रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं सप्ताह में 2 से 3 बार या फिर जिसके हिसाब से भी डॉक्टर हम लोग को प्रिस्क्राइब करते हैं उसके हिसाब से हम लोग उनको ड्यूलिन बीटाकॉट का न्यूबुलाइज़र प्रोवाइड करवाते हैं। ब्रोंकियोथेरेपी थर्मोप्लास्ट, मतलब ब्रोंकियोथर्मोप्लास्ट में क्या करवाते हैं कि अगर पेशेंट का बहुत अधिक म्यूकस जमा है या फिर किसी कारण से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया है ब्रोंकियल्स का, तो हम लोग क्या करते हैं थर्मोप्लास्ट करवाते हैं, मतलब कि हम लोग एक छोटा सा प्रोसीजर करते हैं, मुंह और नोज से एक थिंग्स घुसाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या करते हैं डायलेट करता है वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पे एयरवे क्या हो जाता है क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन थेरेपी भी हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी भी हम लोग करवाते हैं। कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। और क्या करवाते हैं अवॉइड अननोन एलर्जी, मतलब मान लीजिए किसी पेशेंट को फ्लावर से या फिर एनिमल के फेदर से ये सब से दिक्कत है, तो हम लोग उनको क्या करवाते हैं पता करते हैं और उसके बारे में उनको बता करके उनसे दूर रहने की सलाह देते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग देखते हैं असिस्ट रेस्पिरेटरी स्टेटस, ठीक है, मतलब हम लोग हमेशा पेशेंट का ये देखते रहेंगे कि उनका जो
कफ है या फिर जो सांस लेना है जितना उनका ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए वो नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन करेंगे, मतलब कि जो भी डॉक्टर हम लोग को प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिकेशन हम लोग वो एडमिनिस्टर करेंगे, जैसे कि एंटीबायोटिक वगैरह हो गया, स्टेरॉइड्स वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद पेशेंट को एजुकेट करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड देंगे कि हाँ, उन्हें बताएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है और आप घबराएं नहीं, आप इसका दवा इस तरीके से लीजिएगा तो आप जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रमोट हेल्दी लाइफ स्टाइल। जैसे कि हम लोग जान रहे थे कि अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा फैटी फूड खा रहा है तो उसके वजह से भी उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि क्या होता है, फैटी जो फूड होता है वो हम लोग के जगह जगह पे क्या हो जाते हैं, उसके फैट एक्यूमुलेशन हो जाते हैं, ठीक है। फिर मॉनिटर प्रोग्रेस, मतलब कि अब हम लोग के पास हॉस्पिटल में पेशेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, हर दिन मॉनिटर करेंगे कि पेशेंट में कितना प्रोग्रेस हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड फ्लूइड भी उनको चढ़ाएंगे, क्योंकि पेशेंट जब सांस नहीं ले पाता है तो बहुत सारे ऐसे देखा जाता है पेशेंट की वीक हो जाता है, वो खाने पीने भी ठीक से नहीं खा पाते, तो हम लोग क्या करेंगे, उन्हें प्रोवाइड फ्लूइड करेंगे, ठीक है, मतलब कि NS वगैरह उनको चलाएंगे ताकि उनकी बॉडी में कुछ एनर्जी हो, ठीक है। प्रोवाइड ऑक्सीजन, अगर पेशेंट को बहुत अधिक दिक्कत है, सीवियर मतलब कभी मान लीजिए बहुत नैरो है या फिर म्यूकस बहुत एक्यूमुलेशन है या फिर ठीक से पास नहीं हो पा रही है, अस्थमा अटैक आ रहा है बीच में कभी भी, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवाएंगे। हम लोग को हमेशा अस्थमा पेशेंट के पास अब एक ऑक्सीजन पाइपलाइन हमेशा सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो वहाँ पे हम पेशेंट को रख दिए हैं, तो इससे क्या होगा कि उनको मतलब अस्थमा अटैक आ सकता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन की कमी से, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग लास्टली क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अगर पेशेंट को अस्थमा है बहुत लंबे समय से, तो पेशेंट घबरा भी जाता है कि हाँ अब मेरा बचने का कोई रीज़न नहीं है, ये वो डिस्टर्ब बहुत कुछ सोचते पेशेंट, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है उनको। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोग देख लिए क्या, अस्थमा के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो फिर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर लेकर के आएंगे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी चीज़ में दिक्कत हो तो कमेंट करें, ठीक है, थैंक यू।